हमारे युवा साथी में बहुत जोश है, मैं समझ सकता हूं, परंतु आप सब जरा शांत हो जाए। यहाँ पे पीछे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग भी बहुत देर से बड़े प्यार से इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप सब शांति से बैठ जाएं। साथियों, सबसे पहले मैं आज हमारे सभी मुसलमान भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्ग, माताओं, आप सभी को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ आज महात्मा ज्योतिबा फूले जी की भी जयंती है, तो उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सब इतनी देर से, इतनी गर्मी में हम सबका इंतजार कर रहे थे, इतनी देर से आप हमारा इंतजार कर रहे थे और हमें सुनने आए। तुम्हारे जितने भी यहां मौजूद सभी छोटे बड़े, हमारे सभी युवा साथी, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस सभा को सफल करने में यहां हमारे सभी मंडल से लेके बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मंच पर मौजूद हमारे सभी नेतागणों का भी धन्यवाद करता हूं। अपनी बात आप सबके बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों में से खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले जी, छत्रपति शाहूजी महाराज जी, नारायणा गुरु जी, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही यहां हमारी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष से एक नई राजनीतिक ऊर्जा शक्ति प्रदान की है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहां सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की की मिशनरी कार्य में जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं साथियों, बल्कि मैं भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व को, कर्तव्य को व फर्ज को पूरा करना चाहूंगा, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा के आम चुनाव के बीच में हम सब हैं, परंतु अपनी चुनावी मुद्दों को आपके बीच में रखने से पहले मैं हमारे पार्टी के कुछ मुद्दे आपके बीच में रखना चाहूंगा। अगर यहां पे
हमारा समाज, हमारा परिवार हमें इजाजत दे तो। आप लोगों की सहमति है तो मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, विरोधी दल चुनावी दौर में नहीं बल्कि हर एक वक्त हमारे मूवमेंट, हमारी बहुजन समाज पार्टी को गुमराह करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे युवा साथी, हमारे सभी समर्थकों को गुमराह करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसमें से सबसे एक बहुत जरूरी चीज मैं आप लोगों के बीच में आज रखना चाहूंगा। साथियों, दुश्मन कभी भी सामने से आके वार नहीं करता, हम पे डरता है, इसलिए हमें कभी सामने से आके चुनौती नहीं देता, परंतु वो एक नई तकनीक इस्तेमाल करता है। जैसे इंडियन फोर्स स्लीपर सेल्स बोलती है ना, वैसे ही ये दुश्मन, वैसे ही ये विरोधी पार्टियां हमारे समर्थकों, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोगों के बीच में ये बहरूपिये भेजते हैं और हमारे समाज के लोगों को अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग किस रूप में आते हैं, आप लोग उन्हें कैसे पहचानेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे युवा साथियों को स्पेशली आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों में गर्म जोश बहुत है और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। परंतु मैं अपने युवा साथियों को बताना चाहूंगा कि भाइयों बहनों, आप सब बाबा साहब के बच्चे हैं। वो दिमाग से काम लेते थे, गर्म जोशी से नहीं। वो दिमाग से आगे अपना मूवमेंट को बढ़ाते रहे, अपने समाज को तरक्की देने के लिए करते रहे काम। तो साथियों, ये आपको अब दिमाग से सोचना होगा, दिल से नहीं। आपके बीच में जो बहरूपिये हैं वो किस तरह आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। साथियों, वो बहरूपिये नीला पटका पहन के आएंगे। वो साथियों बहुजनों की बात करेंगे। साथियों, वो आपसे बहन जी की भी बात करेंगे, वो बात करेंगे बाबा साहब की, वो आपके हकों की बात करेंगे। परंतु साथियों, जब बात वोट डालने की आए, जब बात आपके साथ संघर्षों में खड़े होने की आए, तब वो आपकी नहीं, आपके अपने नेता की नहीं, विरोधी पार्टियों के नेताओं की बात करेंगे। बताएंगे किस तरह कांग्रेस, बीजेपी, उनके छोड़े हुए चमचा लोग, वो किस तरह उनके नेता हैं। साथियों, आप लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा। और ये बहरूपिये ऊपर से लेके नीचे तक हर स्तर पर मिलेंगे, हर मोड़ पर मिलेंगे आपको गुमराह करने के लिए। तो कभी कोई बहरूपिया आपको कार्यकर्ता के रूप में दिख जाए, कोई बहरूपिया आपको पदाधिकारी के रूप में मिल जाए, परंतु साथियों, आप इन बहरूपियों को पहचान कर इनको सतर्क ना करना, इनको कभी मत पहचानना, इन्हें कभी मत बताना कि आप इन्हें पहचान चुके हो। क्योंकि साथियों, आपको अगर आपने इनको बता दिया कि भाई तुम धोखेबाज, तुम गद्दार, जो हमारे बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए यहां बीच में बैठे हो, तो ये साथियों सतर्क हो जाएंगे, ये अपना रूप बदल लेंगे, फिर से यहां से उठ के दूसरी जगह चले जाएंगे। तो आप लोगों को इनसे संभल कर रहना होगा। साथियों, इन्हीं कुछ मुद्दों को इन लोगों ने पिछले कुछ सालों से हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में फैलाने का काम किया है, ऐसे ही गुमराह करने का काम किया है। इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी मुद्दा किताबों का है। बहुत से नेता लोग डरते हैं बोलने में किताब, परंतु मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी, हमारी बहुजन समाज पार्टी किसी धरना सेठ के पैसे पे नहीं, अपने कार्यकर्ता के धन से चलती है। साथियों, आप जानते होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, आप लोगों ने उसकी खबरें जरूर सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जरूरी बातें उसके बारे में बताता हूं। साथियों, पिछले 6 सालों में इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा
25 राजनीतिक दलों ने 16,500 करोड़ रुपए चंदा लिया है। 16,500 करोड़ रुपए अपने राजनीतिक दलों को चलाने के लिए। परंतु इन 25 राजनीतिक दलों में सब लोगों का नाम निकला। बीजेपी का नाम निकला, कांग्रेस का नाम निकला, हमारे समाजवादी पार्टी लोगों का नाम निकला, परंतु एक पार्टी थी जिसका नाम नहीं था। आपको पता है किसकी पार्टी थी वो? आपके चंदे से चलने वाली पार्टी है वो। आपकी अपनी बहुजन समाज पार्टी है वो। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने कभी नहीं किसी धरना सेठ से 1 रुपया लिया, ना आज तक लिया है, ना आगे कभी लेगी। हमारे कार्यकर्ताओं के तन मन और धन से हम लड़ते आए हैं ये चुनाव, आज तक और आगे भी लड़ते रहेंगे। और मेरे को पता है हमारे लोग दबी आवाज में ही सही, पर आज मैं मन से बोलता हूं, अपने किताबों के बोझ को नहीं मानते। वो कहते हैं भैया ये किताबों का बोझ नहीं, ये किताब मेरा कर्तव्य है, क्योंकि इस किताब के बलबूते पे मेरा मूवमेंट आगे चलता है, बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ता है, बहन जी के हम हाथ मजबूत करते हैं। तो साथियों, ये जो बहरूपिये, ये जो नीला पटका लगा के आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, इन्हें अगली बारी सही में मुंह पे तमाचा लगा के बोलिएगा कि किताब कर्तव्य है मेरा, और तुम जैसे लोगों को हमें हमारे समाज में बीच में रहने की कोई जरूरत नहीं। साथियों, यह तो रही बात बहरूपियों की, यह तो रही बात नाटकबाजों की। अब बात करते हैं चुनाव में जो पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करने वाली हैं। साथियों, इसमें से एक पार्टी है जो पिछले 10 साल से सत्ता में आसीन है। 10 साल से वो केंद्र की सरकार चला रही है। अब समय आ गया है कि आंख बंद कर नहीं, इनके मीठे बातें सुन के नहीं, इनसे सवाल कर इनको जवाब देने का। साथियों, 10 साल से ये लोग आप पर राज करते आए हैं, तो इस बारी जब वोट मांगने आए तो आप इनसे 3 मुद्दों पर सवाल कीजिएगा। हम किसी जाति धर्म पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 मुद्दों पर बात करेंगे। हम बात करेंगे शिक्षा पर, हम बात करेंगे सुरक्षा पर, और हम बात करेंगे रोजगार पर। साथियों, ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जिसकी बदौलत हम आज यहां पर खड़े हैं। इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर बहन जी ने संघर्ष किया है, और आज हम जैसे लोग इतनी बड़ी जनसभा रख पा रहे हैं। साथियों, पहला मुद्दा शिक्षा का है। हमें बीजेपी की सरकार से अब पूछना होगा कि भाई पिछले 10 सालों में क्यों इतनी पेपर लीकों की खबरें आती हैं। अब उनको जवाब देना होगा कि जब भी सरकारी नौकरियों के लिए एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें जब हमारे युवा साथी पेपर दे के आते हैं तो क्यों उन्हें 3-4 दिन बाद पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया। आप लोगों को सवाल पूछना होगा कि भाई पेपर लीक किया जाता है, आपकी मंशा क्या है? आप चाहते हैं कि आप दिखाएं कि आप रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपकी असलियत पेपर लीक कर उन नौकरियों को रद्द करने की है। आप चाहते ही नहीं कि हमारा युवा कभी रोजगार हो। साथियों, एंट्रेंस एग्जाम देने तक तो दूर की बात है। हमारे बच्चे अगर आज भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनका इतना बुरा हाल है कि ना आधे से ज्यादा, मैं सरकारी सर्वे आपके बता रहा हूं, सरकारी सर्वे बताता है साथियों कि आज सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा के बच्चे, आधे से ज्यादा 8वीं कक्षा के बच्चे गुना भाग नहीं कर सकते। क्या ऐसे ही हम अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर पाएंगे?
अगर हम प्लस माइनस ही नहीं कर पाएंगे तो हम कहां से कोई व्यापार करेंगे, कहां से हम रोजगार की बात करेंगे। साथियों, आज सरकार का सर्वे बोलता है कि 8वीं कक्षा के बच्चे ना गुणा भाग कर सकते हैं, ना अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, ना अंग्रेजी समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी इंडिया को एक वर्ल्ड इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है अपने व्यापारी दोस्तों के लिए व्यापार करते हैं, अपने दोस्तों के लिए भारत की वर्ल्ड इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, क्योंकि हमारे समाज के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो बेचारे ना अंग्रेजी में बोल पाते हैं, ना समझ पाते हैं। तो कैसे हमारा बच्चा बढ़ते हुए भारत में व्यापार करेगा, कैसे वो रोजगार ले पाएगा। आप बोलते हो कि हम यूएस से बिजनेस करेंगे, हम यूरोप से बिजनेस करेंगे। अरे मेरा बच्चा अगर अंग्रेजी उनकी समझ नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, तो कहां से मेरे बच्चे को रोजगार मिलेगा, कहां से वो व्यापार करेगा। साथियों, ये लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया के नाम पे जो मजाक किया है आपके सामने फैक्ट में रखता हूं। साथियों, सरकारी स्कूलों में 65% सरकारी स्कूलों में आज एक भी कंप्यूटर नहीं है। जब कंप्यूटर नहीं होगा तो बच्चे सीखेंगे कैसे? अगर सीखेंगे नहीं तो बनेगा कहां से डिजिटल इंडिया? कौन सा डिजिटल इंडिया की बात करते हो अगर हमारे बच्चों को कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा? साथियों, जिन बच्चे कुछ सरकारी स्कूलों में अगर टूटा फूटा एक अगर कंप्यूटर पड़ा भी होगा तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो बच्चा कहां से दुनियादारी के बारे में समझेगा, कहां से उसे पता चलेगा कि अमेरिका में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। परंतु ये लोग सिर्फ मार्केटिंग करना चाहते हैं। डिजिटल इंडिया का बड़ा पोस्टर छापेंगे और पूरे भारत में घुमाएंगे, उस पे हजारों करोड़ रुपया खर्चेंगे, पर डिजिटल इंडिया की योजना के नाम पर 1 रुपया खर्चना नहीं पसंद करेंगे। साथियों, दूसरा सबसे जरूरी मुद्दा जिस पे आपको उनसे सवाल उठाने, वो है हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार का। रोजगार के नाम पर पिछले 10 सालों में आज एक फैक्ट सामने आता है। भाई, पिछले 10 सालों के इनके काम के बाद आज हमारे यहां 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा बेरोजगार घूम रहा है। अब अगर 3 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहा है तो मतलब 2/3 भारत के युवा साथी बेरोजगार हैं। रही बात जो लोग पढ़ लिख चुके हैं, अगर बाय चांस गलती से ये जो करप्शन बड़ी बखूबी से करते हैं, अगर गलती से नौकरी का पर्चा निकाल दें तो वहां पे क्या भीड़ भाड़ मचती है, क्या मारामारी होती है। ये एक न्यूज क्लिप की हेडलाइन सुन के बताता हूं। साथियों, एक न्यूज क्लिप थी जिसमें था हेडलाइन 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बताओ, 90,000 से ज्यादा इतने पढ़े लिखे बच्चे एक क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्लास 4 की नौकरी की क्वालिफिकेशन 5वीं पास है। 5वीं पास के क्वालिफिकेशन पे हमारे पीएचडी स्कॉलर्स को अप्लाई करना पड़ रहा है। इतनी मारामारी है साथियों। पर ये लोग बहुत गर्व से बोलते हैं कि कैसे इन्होंने रोजगार को रोक के लोगों को पेट भरने का काम किया है, लोगों को पेट भरने का काम किया है। ये बोलते हैं कि भाई हमने आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भारत के लोगों को मुफ्त में राशन देने की स्कीम चलाई है। साथियों, केंद्र की भाजपा के बड़े से छोटे नेता और जितने भी भक्त आपको मिलेंगे वो बोलेंगे कि मेरी पार्टी ने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया है। पर इन मूर्खों से कोई पूछे कि अबे उल्लुओ, अगर तुमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया है तो मतलब आधी जनता बेरोजगार घूम रही है, इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? अगर आधी जनता बेरोजगार घूम रही है तो राशन नहीं चाहिए था तुमसे। 2014 में तुम्हें राशन के वादे पर सत्ता में बिठाने का काम नहीं किया था।
तुमने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, 80 करोड़ जनता को भिखारी बनाने का वादा नहीं किया था। हमारे बुजुर्ग यहां बैठे हैं, मैं आपसे पूछता हूं सर, जब भाजपा सत्ता में आई थी 2014 में, तो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि आपके बच्चों को रोजगार देंगे। बदले में आपको आज क्या देते हैं? 2-2,5-1,000 रुपया महीना राशन देने की बात करते हैं। अब आप बताइए, 1,000 रुपए का राशन लेने के लिए आपने वोट डाला था? मैं युवा साथियों से भी पूछता हूं, भाई तुम बताओ, तुम अपनी मेहनत करके पढ़ लिख के किसी तरह निकल जाते हो तो रोजगार के लिए बात करते हो ना? किस लिए चाहिए तुम्हें रोजगार? किस लिए चाहिए रोजगार? अपने माँ बाप ने, अपने माँ बापों ने जो जिंदगी भर संघर्ष किया, अपना मुंह, अपना खुद का निवाला ना रखकर आप लोगों का पेट भरा, तो ताकि आप लोग पलटकर उनके लिए सहारा बन सको, इसलिए आप रोजगार ढूंढते हो ना? आप लोग अपने पैरों पर खड़े होकर अपने माँ बापों का सर फक्र से ऊपर कर समाज में घूमने के लिए आप रोज बाहर निकलते हो ताकि आपको रोजगार मिल जाए, आपकी नौकरी लग जाए, इसलिए तो आप मेहनत करते हो ना। पर साथियों एक बात बताओ, अगर कोई आपको नेता आके बोले रोजगार तो नहीं है, ये ले 1,000 रुपया अपना राशन ले और घर जाके बैठ जा, क्या आपको बर्दाश्त है? वो 1,000 रुपए का राशन बर्दाश्त है? अब ये सुनिए, 1,000 रुपए का राशन देके एहसान जताने की बात करते हैं कि देखिए हमने आपको 1,000 रुपए का राशन दिया। मैं अपने युवा साथियों से, मैं अपने बड़े बुजुर्गों से अब इस बार दरख्वास्त करूंगा कि अगली बार ये आप लोगों के बीच में आएंगे ना, तो ये जो आपको राशन का थैला थमाते हैं, वही खाली थैला इनके मुंह पे मार के भेज दीजिए। इनसे सवाल करना, मैंने तुम्हें 1,000 रुपए के राशन के लिए वोट नहीं डाला था, मैंने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होकर नौकरी करके अपने माँ बाप का सर फक्र से ऊपर उठाने के लिए वोट डाला था। अब सर, अब मैं अपने युवा साथियों से दूसरा सवाल करने को पूछूंगा। आप साथियों अब पूछिएगा इनसे कि तुमने 1,000 रुपए के हिसाब से हमें 6,000 रुपए का राशन दे दिया, मान लिया, परंतु अगर मुझे क्लास 4 की नौकरी भी मिलती तो 15 से 20,000 रुपए महीना कमाता, साल का कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया कमाता। तुमने मुझे बदले में क्या दिया? 2.5 लाख रुपए के बदले 6,000 रुपए का राशन, 12,000 रुपए का राशन। अबे तुम लोग क्या हमें बेवकूफ समझते हो? मेरा समाज अब उठ रहा है, बाबा साहब का समाज अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुजरात का मॉडल अपने को समझ नहीं आता है भाई साहब। 12,000 के बदले 2.5 लाख का चूना तुम गुजरात में लगाना, ये यूपी की जनता अपना हक मांगती है। साथियों, यही लोग गला फाड़ फाड़ कर सड़क पर घूम रहे थे आपके साथ बीच में, महंगाई महंगाई महंगाई। किस बात की महंगाई? तब इन्होंने गला फाड़ के बोला था 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा है, हमारा गरीब आदमी कैसे पेट्रोल इस्तेमाल करेगा, गैस सिलेंडर 400 रुपया का है, कैसे इस्तेमाल करेगा, कैसे रोटी पकाएगा। आज इनसे कोई पेट्रोल और गैस सिलेंडर पे बात कर पाता? आप ही बता दो, पेट्रोल का दाम 2014 में क्या था? 50, 60, 65, बस। आज क्या दाम है? 100 रुपए से पार है ना पेट्रोल। ये पेट्रोल पता है क्यों नहीं बात करते? ये पेट्रोल की बात पता है क्यों नहीं करते? क्योंकि वही पेट्रोल फूंक के आपके बीच में आना पड़ता है इनको।
तो अगर आपने सवाल कर लिया तो इनका हिसाब किताब भी खुल जाएगा। गैस की बात नहीं करते अब ये आपसे, अब तो बोलते हैं फ्री राशन ही ले लो, गैस सिलेंडर की क्या जरूरत है। साथियों, अब इन्हें 1100 रुपए का गैस सिलेंडर महंगा नहीं लग रहा है। हाँ, ये जो बेवकूफ बनाने वाला काम करते हैं ना, ये जो सफेद व्हाइट वॉशिंग का काम करते हैं, ये लो फ्री में राशन, ये लो डिजिटल इंडिया, ये लो मेक इन इंडिया। भाई साहब, हमें बताओ हमारा रोजगार कहाँ है? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकते हैं, हम मेहनत करना जानते हैं, हमें मुफ्त में राशन की जरूरत नहीं है। ये एहसान भी जताते हैं, ये पेट्रोल फूंक के आपके बीच में आएंगे, फिर एहसान जताएंगे कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 100 रुपए के पेट्रोल को अब 99 रुपए कर दिया है। ये नहीं बताएंगे 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए कर दिया था। साथियों, ये रही बात रोजगार, शिक्षा और महंगाई की। अब बात करते हैं सुरक्षा की। हमारे युवा साथी तो लड़ सकते हैं, पर हमारे बूढ़े माँ बापों की सुरक्षा के लिए हमने किसको वोट डाला? हम अपनी सरकार पे ही भरोसा कर सकते हैं ना कि वो हमारे माँ बापों की, हमारे बड़ों की सुरक्षा करेंगे। परंतु यहाँ के मुख्यमंत्री जी बड़े गर्व से चुपचाप ऑर्डर पास करते हैं रात को 8 बजे कि भाई कल से लड़कियां शाम को 8 बजे के बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ट्यूशन बाहर नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि बेचारे हमारे मुख्यमंत्री जी इसकी गारंटी नहीं ले सकती कि भाई हमारी बेटियों को सुरक्षा दे सके, परंतु चौड़ के बहुत अच्छे से घर से घूम के बोलते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में बच्चा बच्चा सुरक्षित है। अरे भैया, भूखा मार दिया, सुरक्षित बचा कहां से वो? दूसरी चीज जिस पे वो बहुत गर्व करते हैं कि हमारी सरकार बुलडोजर की सरकार है। भाई, कौन सी बुलडोजर की सरकार है आपकी? हमारे गरीबों की छत उखाड़ने की काम किया आपके बुलडोजरों ने। तो इस बात पे कोई गर्व करता है क्या? कोई मूर्खी नेता आके मंच पे बोलेगा मैंने तेरा घर उजाड़ दिया, मैं हूं बुलडोजर की सरकार? बताइए, ये कोई गर्व होने की बात है क्या? साथियों, इनको याद दिलाने का समय आ गया है कि बुलडोजर अपने अवाम की जनता पे, अपनी जनता के घर उजाड़ने के लिए नहीं, गुंडे माफियों के वैध धंधों पर तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने किया था अपने शासनकाल में। साथियों, उसके बाद ये समय समय पर योजनाएं निकालते रहते हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए। कभी फलाना योजना, कभी ढिमकाना योजना, और जब ये योजनाओं के नाम थक जाते हैं निकालते निकालते, तो उस पे 2.0 निकाल देते हैं, जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2.0 है। इन्होंने तो साला रोजगार को, योजनाओं को मूवी के टाइटल बना रखा है। इनसे बोलिए कि भाई मुफ्त में इंटरनेट जो आपने प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दिलवाने का काम कर रहे हैं ना, इससे हमारा पेट नहीं भर रहा, इन योजनाओं से कोई फायदा नहीं हो रहा है, इन योजनाओं से हमारा समाज समझदार है। ये सब जो नाटक कर लिया है ना, अब बस समय हो गया है, अब समय हो गया है जवाब देने का। बहुत कर ली, बहुत नाटकबाजी। अब हमें जरा बता दीजिए कि ये जो अग्निवीर योजना के तहत तुमने हमारे युवाओं के साथ बेइज्जती करने का, मजाक करने का काम किया है, तो उसका जवाब कहां है? 4 साल का रोजगार, 4 साल के रोजगार के लिए आपको 10 साल तक सत्ता में रखा क्या? बताइए साथियों। 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा किया था, दिया क्या 2 करोड़ नौकरी? साथियों, ये इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं। समझने की कोशिश कीजिएगा, इनसे बड़ा देशद्रोही नहीं। ये आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे। जब पढ़ेगा नहीं बच्चा, तो कभी अपने इतिहास के बारे में नहीं जान पाएगा। जब इतिहास नहीं पता होगा,
तो जो सामने वाला आज बता रहा है वही मानेगा। आपको पढ़ने तो देगा नहीं, जब पढ़ोगे नहीं तो अपना इतिहास नहीं जानोगे, ना अपना रोजगार कभी ले पाओगे। ये क्या करेंगे? फिर से गुलाम बनाएंगे आपको। रिजर्वेशन खत्म करने का नया तरीका ढूंढना है इन्होंने। जब नौकरियां नहीं होगी तो रिजर्वेशन कहां से देंगे? देना ही नहीं पड़ेगा। ये दीमक की तरह काम कर रहे हैं हमारे समाज को खत्म करने के लिए। साथियों, ये बड़े बड़े पोस्टरों से चमकने की जरूरत नहीं है, हकीकत जमीन पे समझने की जरूरत है। साथियों, इनके बारे में अगर मैं और बोलता जाऊंगा तो लगता है अगला लोकसभा आम चुनाव आ जाएगा, पर इनकी विफलताएं नहीं खत्म होंगी। पर मैं दूसरी पार्टियों के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। दो तीन मुद्दे बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप यहां बहन जी के बारे में सुनने आए हैं, इनके विफलताओं के बारे में नहीं। साथियों, 2012 में एक युवा नेता आए थे आप लोगों के बीच में, भरोसा आप सब ने जताया था, परंतु आज युवा मेरे को बोलता है YouTube पे, फेसबुक पे, मीटिंगों में, और मैं ये दोहराऊंगा, मुझे मना किया उन्होंने कि भैया ये हम आपसी की बात है, मंच पे से मत बोलिएगा। पर मैं जानना चाहूंगा, मैं अपने सभी युवा साथियों के साथ अपने बड़े बुजुर्गों को भी बताना चाहूंगा कि हमारा युवा कैसा परेशान है। वो बोलता है हंसी मजाक में कि भैया लाल टोपी पे साइकिल पे बैठकर आए थे, वो लाल टोपी खुद पहन के आए तो बस आखिर में टोपा हमें ही पहना गए। भैया साइकिल पे पहन के पूरा प्रदेश घूम लिए हैं, आज उस साइकिल में ना हवा है ना हमारे पेट में खाना है। पर इनसे भैया अगली बारी इनको वोट नहीं डालना है। आप लोगों को समझना होगा साथियों, ये लोग वैसे गद्दार हैं। अभी आप लोगों के सामने ये सबूत रखता हूं, हमारे मुसलमान भाई बहन यहां मौजूद हैं। पिछली बारी उन्होंने भी भरोसा किया था इन पर, और एक तरफा वोट डाला था, भरोसा करके वोट डाला था। पर आज जब हमारे मुसलमान समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो इनके मुंह से एक चू नहीं निकलती है। बता दीजिए मेरे भाइयों बहनों कि क्या निकले इन्होंने एक बार भी क्या अपने समाज के लिए कुछ मुंह खोला क्या? परंतु साथियों, जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल संसद में प्रेजेंट होता है तब इनका हाथ और मुंह सबसे तेज आगे चलता है, सबसे आगे बढ़कर ये बिल फाड़ने का काम करते हैं। साथियों, ऐसी पार्टियों को अपने बीच में घुसने मत देना। बहुत हो गया इनका भाषणबाजी, बहुत हो गया मौका, अब रिजल्ट चाहिए। भैया 5 साल के रिकॉर्ड के साथ हमसे बात करिए कि पिछले 5 साल में अपने शासनकाल में तुमने करा क्या हमारे लिए। साथियों, इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी भी आपके बीच में आएगी कि आ चुकी है कि आगे चली जाएगी, उनका विचारों को अता पता नहीं। मणिपुर से निकले थे, कन्याकुमारी जा रहे हैं, किसके साथ किसके लिए पता ही नहीं। आजकल बोलते हैं भारत जोड़ो भारत जोड़ो। 60 साल दिया इस जनता ने इन्हें, 60 साल तक सत्ता में रखा, तब तो तुम लोगों ने भारत नहीं जोड़ पाए। आज जब तुम्हारी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है तो तुम सड़क पर घूमकर भारत जोड़ो की बात करते हो। मेरा समाज भारत जोड़ो की बात नहीं करता, हमारा समाज रोजगार की बात करेगा, हमारा समाज आज की बात करेगा। बहुत हो गया, 60 साल बहुत लंबा समय होता है। अगर 60 साल में तुम ना काम कर पाए तो आज आगे भी 5 साल में नहीं कर पाओगे। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छे से बता के गए हैं कि बेटा एक बार गलती हो दूसरा मौका दे दो, 2 बार गलती हो तीसरा मौका दे दो, पर अगर तीसरी बार भी गलती करी तो वो गलती नहीं बेटा, धोखा है, धोखा। अब इनसे धोखा मत खाना। साथियों, अब बहन जी की बात करते। हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो काम किए हैं, मैं चाहूंगा हमारे युवा साथी ध्यान से सुने।
क्योंकि ये जो काम मैं आपको अब बता रहा हूं, ये काम हम दोबारा करेंगे और इसको दुगने स्तर पे करेंगे अगर आप हमें मौका देंगे। साथियों, बात करते हैं अपनी बहन बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। साथियों, देश में पहली बार बहन जी ने एक योजना चलाई थी, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना। हमारे बड़े बुजुर्गों के को उनके बारे में पता होगा। इस योजना के तहत साथियों, बहन जी ने 3,25,000 बच्चियों को उनके पैदा होने पर 1 लाख रुपए देने का काम किया था। साथियों, इस योजना के तहत देश में पहली बार एक गरीब घर में पैदा हुई लड़की लखपति पैदा हुई थी। साथियों, बहन जी ने इस योजना के तहत 3,25,000 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को देने का काम किया है। इसे मुफ्त में राशन नहीं, इसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अपने पैरों पे खड़े होने के लिए अवसर कहते हैं। साथ ही में साथियों, बहन जी ने सावित्रीबाई फुले का आशीर्वाद योजना भी चलाई थी। इसके तहत बहन जी ने अपनी बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था। 7 लाख बच्चियों को इसका लाभ हुआ। 7 लाख बच्चियों को इसका लाभ हुआ। बहन जी ने 600 करोड़ से ज्यादा की लागत अपनी बच्चियों पर खर्चने का काम किया था। और आने वाले विधानसभा, लोकसभा चुनाव में अगर आप हमारा साथ देंगे तो बहन जी इसको दुगने तिगने स्तर पर इसको बढ़ा के आगे काम करेंगे। साथियों, ये तो बात थी शिक्षा की, प्राइमरी एजुकेशन की। उसके बाद हम ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। साथियों, बहन जी ने प्रदेश के व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में हमारे अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27वीं सदी आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। उन्होंने अपने पिछड़े समाज को लेकर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाने का काम किया था। आज की डेट में प्रधानमंत्री से लेके भाजपा का छोटे से छोटा नेता या भक्त आपके बीच में खड़े होकर यह नहीं बता सकता कि उसने पिछड़े समाज के लिए क्या काम किया है, कैसे उसे पढ़ाने का लिखाने का काम किया है। परंतु हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारी नीतियां हैं, हमारे पास डेटा है बताने के लिए। साथियों, इसी क्रम में बहन जी ने खाली सीटों में आरक्षण नहीं किया था, बल्कि सरकारी कॉलेजेस के हॉस्टल्स में भी 27% आरक्षण देने का काम किया था अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों बहनों के लिए। इसी के साथ साथ बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर बसपा की सरकार ने प्रदेश में अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ से 12,500 करोड़ की लागत से हमारे सभी SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर देने का काम किया। बुलडोजर नहीं चलाया, इसका प्रचार नहीं किया। उन्होंने अपने परिवार को, अपने समाज को घर देने का काम किया। साथियों, नेता, एक लीडर ऐसा होता है जो अपनी आवाम के लिए परेशान हो दिन रात, अपनी आवाम के लिए सोचे, अपने समाज के लिए काम करे। वो ये काम करके दिखा चुके हैं। और अगर आप लोग दोबारा मौका देंगे तो आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर आप उन्हें प्रधानमंत्री बनाकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे तो यही योजनाएं पूरे देश में लागू करने का बहन जी काम करेंगी। साथियों, यही नहीं बल्कि बहन जी की सरकार में कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम डेली वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन करने का बहन जी ने काम किया था। और साथियों, पिछड़े वर्ग के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर
5 लाख रुपए करने का भी काम किया था। यही नहीं, बल्कि अपने सरकार के दौरान बहन जी ने 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार दिया। 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती की। 6 लाख से अधिक हमारे सभी अपर कास्ट के समाज में से सभी जरूरतमंद लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, यही नहीं, सबसे पहले जो बैकलॉग की नौकरियों को भरने का, बड़े स्तर पर भरने का काम बहन जी की सरकार में हुआ। साथियों, अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप पहले तो ये बहरूपियों से संभाल कर रहेंगे। दूसरा, विपक्षी दल जब आपके बीच में आए तो वही जो खाली राशन आपको देके गए हैं, वही खाली राशन का थैला उनको थमा के वापस भेजे। और यहां पर जो आपके क्षेत्र में बीएसपी के प्रत्याशी हैं, आप उनको वोटिंग मशीन पे हाथी वाला निशान का बटन दबाकर यहां पर विजय बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। और ये हमारे लिए नहीं, आप अपने समाज के लिए काम करेंगे। साथियों, आप अपनी बात यही समाप्त करते हुए मैं आप लोगों से रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। हमारे जो कुछ बहनें स्वागत के लिए रह गई हैं नीचे, और कैंट विधानसभा के साथी वो आकर स्वागत कर लें। धन्यवाद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं। एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी। यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में जरूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप